चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में टोटल दो टॉपिक कराऊंगा आप लोगों को। पहला जो टॉपिक का नाम है दैट इज अ पोजीशन वेक्टर एंड दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, एकदम बेसिक से करेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। पोजीशन वेक्टर को बताने से पहले आप लोगों से मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि क्या आप लोगों को ओरिजिन का डेफिनेशन पता है? ओरिजिन को कैसे आप लोग डिफाइन करोगे? तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। ठीक है, ओरिजिन का अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछ लेता है या मतलब पूछता है आपसे, तो आप डायग्राम बना करके मत बताना। अगर वो बोले तब फिर आप लोग डायग्राम बना करके बताना। बट अगर आपसे सिंपली वो पूछे कि ओरिजिन है क्या, तो आपको बोलना पड़ेगा कि अगर हम स्पेसिफाई करते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, अगर मैंने स्पेसिफाई करना है किसी पोजीशन ऑफ अ पॉइंट को, ठीक है, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। ठीक, उसी रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलेंगे। कैसे? अगर जैसे मान लो मैंने आपको मार्कर लाने के लिए भेजा है, ठीक है, फिर मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई अभी तक ये मार्कर लेके आया क्यों नहीं। तो फिर मैंने आपसे पूछा कि हेलो तुम कहाँ पे हो? तो आपने बोला सर मैं रोड पे खड़ा हूँ। मैं बोलूंगा भाई रोड पे कहाँ खड़े हो, है ना? रोड पे कहाँ खड़े हो मुझे पता नहीं चल पा रहा। जैसे ही आपने बोला कि सर मैं मार्कर वाली दुकान से 10 मीटर की दूरी पे हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा कि आप हो कहाँ पे। तो जैसे ही आपने एक रेफरेंस पॉइंट दिया मुझे पता चल गया। तो उसी रेफरेंस पॉइंट को हम लोग फिजिक्स की भाषा में या मैथमेटिक्स की भाषा में ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, पक्की बात यहाँ तक? अब बोलोगे सर पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर बताइए। पोजीशन वेक्टर, है ना? देखिए पोजीशन वेक्टर क्या है, इसका सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर स्पेसिफाई specifies the position of a particle in space with respect to an origin। ठीक है, ओरिजिन टर्म आ रहा था पोजीशन वेक्टर में, इसलिए मैंने ओरिजिन का मतलब बता दिया। ठीक है, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। जैसे एक पॉइंट ले लिया हमने स्पेस पे, देखो यहाँ पे लिखा होगा ना क्वेश्चन वेक्टर स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस। ये मैंने पॉइंट ले लिया स्पेस पे, तो पॉइंट का नाम ले दिया पी। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। आ गया समझ में? इसी मतलब कि तुमको अगर कोई पूछे कि भैया पोजीशन वेक्टर है क्या, डायरेक्टली तुम बोलना है कोई भी पॉइंट अगर तुम स्पेस पे लेते हो, ठीक है, अगर उसको हम ज्वाइन करते हैं ओरिजिन से, है ना, तो उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? अब क्या है कि इन केस अगर आपको बोल दे कोई कि भैया ये जो पोजीशन वेक्टर आपने लिखा है आर वेक्टर, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, मतलब कि इन वेक्टर फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो? ठीक है, तो अब मैं बोलूंगा एक बात बताओ, यहाँ ये है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका है वाई एक्सिस। ठीक है, आप जो है इधर को चल रहे हो, ठीक है, इधर को चले आप एक्स की तरफ, ठीक है, फिर आप चले वाई की तरफ। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब ये तुम एक्स की तरफ चले, ये चले वाई की तरफ, और ये क्या बन गया इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। क्लियर है यहाँ तक? अब तुमको पता होना चाहिए कि वेक्टर में ये एक्स एक्सिस को हम लोग आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस में जे कैप बोलते हैं, और जेड एक्सिस में के कैप बोलते हैं। तो जब ये y है तो ये भी y होना चाहिए, इसको एक मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये जब y है तो ये भी y होना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये तो मेरा पोजीशन वेक्टर था। ठीक है, अब देखो ये आपका टेल से टेल निकला, ये टेल से टेल निकला, और ये आपका क्या है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो अब काफी आसान हो गया आपको बताना, क्यों? क्योंकि वेक्टर में आपको मैंने बता रखा है
कि अगर ये आपको फाइंड आउट करना होगा और टेल से टेल निकल रहा है तो ये दोनों का सम हो जाएगा। कैसे सम हो जाएगा? ये एक्स एक्सिस है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप, अभी बोला ना एक्स आई कैप। वाई को क्या लिख सकते हो, वाई जे कैप। तो अगर मुझे आर वेक्टर लिखना है, मतलब पोजिशन वेक्टर लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है। अब बहुत बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर ये जो कॉन्सेप्ट आपने बताया ना, लाइक ये जो डायगोनल यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है, वो ये दोनों का सम होता है, तो इसके अलावा भी कोई और कॉन्सेप्ट है क्या सर इसमें? तो मैं बोलूंगा कॉन्सेप्ट तो है, आप लोग को लाइक हेड टू हेड टेल टू टेल वाला मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वहां पे जाकर के देखिएगा। बट थोड़ा सा मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ, तो आप लोग का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट वाले केस में, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर ले लिया, ये बी वेक्टर ले लिया, ठीक है, और ये ले लिया मैंने सी वेक्टर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना जो मैं बोलने जा रहा हूं, यहाँ पे ये टेल से टेल, टेल से टेल, ठीक है, और फिर यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता था कि ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल में आप देखो कि दो साइड्स वैसे देखो जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखो ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और तीसरा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये रूल है। तो जो सेम डायरेक्शन में जाएगा ना उसको ऐड कर देना। तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और वो किसके बराबर हो जाएगा, बी वेक्टर के, जो उसके अपोजिट जा रहा है। तो अगर मुझे सी वेक्टर चाहिए तो सी वेक्टर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूज होने वाला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सी वेक्टर को इस बार दूसरे कंडीशन में उल्टा कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया, ठीक है, और इस बार ये सी वेक्टर मैंने तय कर दिया। आपको मैंने क्या बोला कि आपको ये देखना है ट्राइंगल में कि दो साइड कौन सा सेम डायरेक्शन जा रहा है। तो इस बार देखो बी इधर, फिर ये इधर, ये देखो ये अपोजिट जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर कर देंगे। ठीक है, अगर मुझे सी वेक्टर चाहिए तो सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात एकदम नहीं, समझ में आ गया। अगर तीसरा कंडीशन तो अभी आप लोगों को बता ही रखा है मैंने, ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है, ये आपका टेल से टेल निकला है, और अगर ये वाला वेक्टर अगर बोल रहा है, ठीक है, तो इसका नाम दे दिया मैंने आर वेक्टर, इसका नाम दे दिया बी वेक्टर, बी ही दे रहा हूं मैं, इसका नाम दे दिया ए वेक्टर। तो यहाँ पे आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो अभी मैंने बता ही दिया। ठीक है, और ये दो कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, जो न्यूमेरिकल जब बताऊंगा तो काफी यूज होने वाला है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर का कुल मिला करके यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि पोजीशन वेक्टर आप लोगों को लिखना आ गया। ठीक है, अब कोई आपसे बोल दे कि भैया इसका मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो अब कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड, अगर मैं बोल दूं इसका निकालने के लिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, चलिए बताता हूँ मैग्नीट्यूड। अगर आर वेक्टर का आपको इसी का मैग्नीट्यूड मैं बोल दूं निकालने के लिए, हाँ निकाल लो, कोई मसला नहीं है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट इसका कोएफिशिएंट, आई का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस जे का कोएफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकल गया। डायरेक्शन बोलूंगा, डायरेक्शन के लिए आपको क्या यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आर कैप इक्वल टू क्या बताया था, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को यहाँ पे। चलिए, जब आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देख लो यहाँ पे मैं ये जो लिखना आप लोग को आ गया, ठीक है, ये मैंने आपको वो बता दिया, क्या नाम है, मैग्नीट्यूड बता दिया, ये डायरेक्शन बता दिया। ठीक है, अगर आपको 3D में दे दे, ये 2D है एक्स एंड वाई, और 3D में दे दे तो कोई बड़ा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जेड ऐड कर देना है और कुछ नहीं। इन 3D लिख देता हूँ। अगर 3D में बोले तो क्या करना है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, ये ओरिजिन है आपका,
अगर कोई भी पॉइंट आपने स्पेस में ले लिया, पॉइंट P, इस बार 3D है ना, तो x y z हो जाएगा। अगर इसको तुम मिला देते हो ओरिजिन से, ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, तो इस बार पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखोगे? r वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखोगे? xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या बोलोगे? सर आई का कोएफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट हो गया वाई स्क्वायर, प्लस के का कोएफिशिएंट हो गया जेड स्क्वायर। अगर मैं बोलूंगा इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, तो एक डायरेक्शन बोलूंगा, तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया? आर कैप। आर कैप इक्वल टू क्या होता है? आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। आर वेक्टर पता ही है, मैग्नीट्यूड मैंने निकाल ही लिया, बस यहाँ पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब हम बढ़ सकते हैं किसमें? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहता क्या है? अगर आप किसी भी वेक्टर को, है ना, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ज्वाइन करते हैं, इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करते हैं, उसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो आइए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर joining initial position to final position, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर को एक जगह आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिएगा कि ये जो ओरिजिन जो है ना, ओरिजिन डिपेंडेंट होता है। ये बात को एकदम आप लोग एडजस्ट करके रखिएगा। अभी लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे ओरिजिन डिपेंड करता है ये। पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स ऑन ओरिजिन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करता है या नहीं करता, अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। और दोनों को सम अप करके मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि कैसे क्या करता है या नहीं करता है। ठीक है, चलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डेफिनेशन हम लोग लिख लिया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये मैंने ए पॉइंट ले लिया, इधर मैंने बी पॉइंट ले लिया। ठीक है, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ ओरिजिन से, तो यही तो मेरा पोजीशन वेक्टर है। और इसको भी अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करता हूँ, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? पोजीशन। तो ये ए है, तो इसका नाम दे दिया R1 पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसका नाम दे दिया R2 पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया इनिशियल टू फाइनल। देखो ज्वाइन कर रहा हूँ, इनिशियल टू फाइनल ज्वाइन कर रहा हूँ, तो इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे क्या हो गया मेरा? ए बी वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग निकालेंगे कैसे? अभी मैंने आप लोगों को कैसे बोला था, देखो डायरेक्शन देखो, ये R1 का डायरेक्शन किधर? इधर। इसका डायरेक्शन किधर है? इधर। ठीक, अगर मैं आपको बोलूं कि ए बी वेक्टर को लिखना है, आपको ए बी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखना है, तो हेड टू हेड और टेल टू टेल, अभी आपको सॉरी, एक ट्राइंगल में आपको बोला था ना, दो साइड सेम डायरेक्शन में जाएगा तो उसका सम ऑफ अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये एक ट्राइंगल ही बन रहा है, तो ये देखो R1 एक डायरेक्शन में जा रहा है, ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अच्छा, ए बी वेक्टर निकालना है ना, तो चलो ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? R1 वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू, देखो R2 अपोजिट है, ये सेम डायरेक्शन में, ये जो ओरिजिन है ना, ये और ये सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए R1 वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर लिख दिया। और ये देखो अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको लिख दिया R2 वेक्टर। मुझे चाहिए ए बी वेक्टर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये पता ही होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो,
अब क्या किसी किसी बुक में कैसे दिया रहता है वो बताता हूँ। जैसे R1 वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ OB वेक्टर, लिख सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। R1 वेक्टर को लिख सकता हूँ मैं OA वेक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये तो AB वेक्टर है ही, ठीक है। तो थोड़ा सा नेमिंग हम लोग कर देते हैं कैसे। अगर AB वेक्टर है तो AB वेक्टर में हम लोग R2 माइनस R1 कर रहे हैं ना। R2 मेरा क्या है, OB वेक्टर, माइनस R1 वेक्टर क्या है मेरा, OA वेक्टर, ठीक है। अगर इन केस मैंने आपको बोल दिया कि RS वेक्टर निकालिए, RS डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको कैसे लिखो, तो जरा ध्यान से देखना, जो लास्ट वाला है ना वो पहले है, तो S वाला तो ओरिजिन के साथ हो जाएगा OS वेक्टर, माइनस अब देखो बाद वाला है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, OR वेक्टर, ठीक है। ऐसे मैं लर्न करके रखता हूँ, आप लोग से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे ही करके रखना, तो एग्जाम में कभी भूलोगे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि एवी वेक्टर तो हमारा फाइंड आउट हो गया, ठीक है, अब इसका मैं बोलूंगा आपसे मैग्नीट्यूड निकालो, फिर ये निकालो, क्या डायरेक्शन बताओ, है ना, बहुत सारी चीजें। अगर मैं आपको यहाँ पे चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ इसको। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, दो पॉइंट को भी ले लिया, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल से फाइनल ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। ये R1 वेक्टर था मेरा, ये R2 वेक्टर था, और ये मेरा AB वेक्टर है, ठीक है। अगर मैं A और B दोनों का मैं आपको कोऑर्डिनेट दे देता हूँ, फिर क्या करोगे, कैसे सर। मान लो A मैंने बोल दिया है ये x1 y1 है, ठीक है, और B हमारा है x2 y2, x2 y2। अब मैं बोलूंगा AB वेक्टर लिख के देखो, तो भैया AB वेक्टर अभी आपने इसमें बताया था, AB वेक्टर जो है वो होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। अब ये R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर आप लोगों को कैसे मैं लिखना सिखाया था, आप लोगों को पोजीशन वेक्टर कैसे लिखना सिखाया था, ये इस डायरेक्शन में है ना भाई, तो ऐसे जाना है फिर ऐसे जाना है, ऐसे गए फिर ऐसे गए, तो ये y है तो ये भी y है, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट। तो R2 के लिए आप लोग क्या लिखोगे, ये x1 y2 x2 y2 है ना, तो x2 y2 है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, x के लिए क्या, x किसके साथ जाएगा, i के साथ, तो x2 i, ठीक है, प्लस y2 j के साथ जाएगा, माइनस अब R1 है, R1 में हम लोग क्या लिखेंगे, x1 i, ठीक है, प्लस y1 j। एकदम क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को, पोजीशन वेक्टर भी लिखना लिखाना सिखा दिया था, बस यहाँ पे अब देखो यूज कर रहे हैं, R2 है तो x2 y2 होगा, R1 है तो x1 y1 होगा, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, अब इसको थोड़ा सा ओपन कर दो, फिर आई को हम लोग कॉमन ले लेंगे, x2i प्लस y2j माइनस x1i माइनस y1j, ठीक है। तो i वाला पार्ट कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1 i, ठीक है, फिर प्लस अब आ जाएगा y2 माइनस y1j, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा AB वेक्टर, ये हमारा AB वेक्टर आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलूं फाइंड आउट करने के लिए, तो ये अंडर रूट क्या बोलोगे, आई का कोफिशिएंट है सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस j का कोफिशिएंट है सर y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दिए। अब देखो ये फॉर्मूला क्या बन गया, डिस्टेंस फॉर्मूला, है समझ में। तो हम लोगों ने वेक्टर के रूप में ये भी देख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। अगर इसी का आपको बोल दे कि भैया डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर चाहिए, तो क्या लिख दोगे, ए बी कैप इक्वल टू क्या लिख दोगे, ए बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर ही तो डायरेक्शन के लिए नेसेसरी है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल है, नेसेसरी है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लो। अब याद मैंने लास्ट में लिखाया था वो पोजीशन वेक्टर वाले में, कि पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिन, तो क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन पे डिपेंड करेगा सर, तो चलिए ये बताता हूँ। देखो डायग्राम से ही पता चल रहा है, डायग्राम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है देखो बताता हूँ।
ये आपका ए वेक्टर ले लो, ये आपका बी वेक्टर ले लो, ठीक है। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर, ठीक। ये आपका r1 हो गया, ये आपका r2 हो गया, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे लिख लिया पोजीशन वेक्टर और यहाँ पे लिख लिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। कौन ओरिजिन पे डिपेंड करेगा, कौन नहीं करेगा। अब देखो पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन तो वही है सर कि कोई भी पॉइंट आपको स्पेस में लेना है और विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो मतलब क्या है कि पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही होगा सर हमेशा, है ना। तो ये डिपेंड करेगा सर, पोजीशन वेक्टर जो है, मतलब अगर ओरिजिन को अगर हम चेंज करते हैं तो पोजीशन वेक्टर को फर्क पड़ेगा। तो पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स ऑन ओरिजिन। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बारी आ गई। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसका अच्छा आप लोगों ने शायद क्लास 11th में पैराबोला एक टॉपिक पढ़ा होगा, वहां पे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा है कुछ लोग। तो जब भी हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन इन केस अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो मेरा डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ना। ये क्या होगा, यहाँ से अब यहाँ ओरिजिन नहीं होगा, कहीं और ओरिजिन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, कहीं पे भी हमको करना है, ठीक है। बट इसमें फर्क नहीं पड़ना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है। क्या है, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं। देखो ना, ए बी वेक्टर इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करना है, इसको कोई मतलब ही नहीं ओरिजिन से। तो डिस्प्ले सब डायग्राम पे ही दिख रहा है, इसमें बताने का ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, सिंपली, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया पोजीशन वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ठीक है। न्यूमेरिकल इसमें इस वीडियो पे नहीं करा रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल नेक्स्ट सेक्शन में लेकर के आऊंगा और एमसीक्यू फॉर्मेट में लेकर के आऊंगा, बड़ा मजा आएगा करने में। बट उसके पहले आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उस क्वेश्चन को करने के लिए। और ये जो मैंने बीच में ये वाला बताया था, ये वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। और बाकी मैंने हर एक चीज को डिटेल से बताया है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।